हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स के जो राजस्व लेखपाल की सामान्य हिंदी की अध्यायवार पेपर जो चल रहा था चैप्टर, उसी का नेक्स्ट वीडियो इसी में है। ठीक है, और इसमें हम लोग आज देखेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसमें लिंग होगा, वचन है, कारक है, काल है। ठीक है, लिंग वचन काल एक चैप्टर में। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 इसमें देखेंगे जिसमें होगा कारक एवं उपसर्ग के बारे में। ठीक है, उपसर्ग के बारे में। इसके बाद इसमें चैप्टर नंबर 11 भी इसी में देखने वाले हैं जो कि वर्तनी शुद्धि से रिलेटेड होगा। और इसके बाद चैप्टर नंबर इसमें 12 भी है कितना है, अनेकार्थी कौन है, अनेकार्थी शब्द। ठीक है, तो ये सारे आज हम इसमें देखने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में इस बुक को समाप्त कर रहे हैं, जो कि इस बुक का ये लास्ट वीडियो आज का। इसमें हम इतने सारे चैप्टर यानी कि 9, 10, 11, 12 यानी कि 4 चैप्टर टोटल इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले जितने 8 चैप्टर वो हो चुके हैं। ठीक है, 8 चैप्टर जो आया हो 4 वीडियो में बन के आया हुआ है, तो उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप लोग जाकर चैनल पेज पर उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक एक करके चैप्टर देखेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 9, उसमें हम लोग लिंग देखेंगे। ठीक है, इसमें अगर पहला क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? संकल्प, उत्साह, चक्रव्यूह या फिर मृत्यु। इसमें बताना है कि कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है बेसिकली। तो स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो इसमें आंसर हो जाएगा डी पार्ट। जो मृत्यु शब्द है ये स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, बाकी इसमें संकल्प है, उत्साह है और चक्रव्यूह है, ये सब पुल्लिंग के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है स्त्रीलिंग शब्द बताना है। गणेश, गण, गणना, गणपति। इसमें से बताना कि कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसमें से तो अगर हम इसमें बात करें तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा? तो स्त्रीलिंग जो सी पार्ट दिया गया है ये जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, गणना शब्द स्त्रीलिंग है, बाकी गणेश पुल्लिंग है, गणपति भी पुल्लिंग है और गण भी पुल्लिंग है। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो इसकी प्रधानता के साथ वाक्य बनाते हैं तो क्या किया जाता है, वाक्य कोई वाक्य सोच लीजिए इन शब्दों से। तो वाक्य जब सोचेंगे तब आपको उसका जो है एग्जैक्ट स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पता चल जाएगा। गणना का अगर हम बनाएं तो क्या लिखा जाता है, गणना की जाती है। ठीक है, ना कि इसको हम गणना किया जाता है या फिर जो है पुल्लिंग में कभी इसको हम नहीं डिनोट करते हैं गणना को। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कौवा के अंत में ई लगाते हैं, कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं या फिर कौवा के पहले मादा लगाते हैं। क्या लगाते हैं जिससे कि वो स्त्रीलिंग बन जाता है? कौवा शब्द जो पुल्लिंग है इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं ये बताना है बेसिकली। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर की बात करेंगे तो इसमें डी पार्ट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कौवा के पहले क्या लगाते हैं, मादा लगाते हैं, फिर वो क्या बन जाता है, स्त्रीलिंग बन जाता है। कौवा के स्त्रीलिंग निर्धारण के लिए उसमें मादा लगाते हैं। कुछ प्राणीवाचक शब्दों के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसमें नर या मादा शब्द लगाते हैं। जैसे उनको देख लेते हैं, जैसे कि मक्खी जो है वो स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग लिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नर मक्खी लिख देते हैं तो ये पुल्लिंग हो जाता है। तितली है स्त्रीलिंग, इसको हम पुल्लिंग बनाने के क्या करते हैं, नर तितली लिख देंगे तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। खटमल है पुल्लिंग, इसको हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मादा खटमल लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। खरगोश है पुल्लिंग और इसको हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मादा खरगोश लिखकर इसको स्त्रीलिंग बनाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कौवा है तो कौवा को क्या कहेंगे, कौवा एक पुल्लिंग है, इसका अगर हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, मादा कौवा। ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है मंत्री शब्द क्या है, यानी लिंग बताना है इसका, मेल है या फीमेल है। ठीक है, ये बताना है। जेंडर पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या फिर उभय लिंग है। क्या है मंत्री शब्द ये बताना है। आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, मंत्री शब्द क्या है, उभय लिंग है। ठीक है, ना ही स्त्रीलिंग ना ही पुल्लिंग, ये दोनों में इस्तेमाल होता है। मंत्री शब्द क्या है, उभय लिंग है। पद नाम है एक, जो कि मंत्री पद एक पद का नाम है, तो ये लिंग भेद नहीं होता पद नाम में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जैसे में और पद नाम है उनको भी जान लीजिए, जो अगर आ गया तो जैसे कि राष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री है, मंत्री है, सचिव है, निदेशक है, अध्यक्ष है, अध्यापक है आदि क्या है, उभय लिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। हिंदी में जो है मूलतः लिंग के 2 ही भेद हैं, एक है स्त्रीलिंग, दूसरा है पुल्लिंग। अब ऑप्शन में उभय लिंग दिया था तो ये उभय लिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में लिखे होते हैं? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग, नपुंसक या फिर उभय लिंग। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर की बात करेंगे तो अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के जो अक्षरों के नाम होते हैं वो पुल्लिंग में लिखे जाते हैं। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब इसमें अगर हम देखें तो छोटी ई, बड़ी ई और री स्त्रीलिंग में होते हैं, शेष सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग लिंग में होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों याद रखना, बाकी और सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। छोटे छोटे एग्जाम क्या कहते हैं कि इसके नोट्स टाइप के हैं, तो उसको पॉइंट टाइप के हैं, तो पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा जिससे आपको आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बनता है? तो इसमें अगर हम पुल्लिंग से शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने, तो अगर हम देखिए इसमें कौन सा शब्द है ऐसा, तो वह है भेड़ा शब्द है। ठीक है, भेड़ जो शब्द है, भेड़ शब्द में अगर आप प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये भेड़ा बन जाएगा। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। कुछ स्त्रीलिंग संज्ञाओं के आगे बड़ा आप प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द बना, जैसे कि भैंस का भैंसा। ठीक है, तो ये इस तरीके से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदलते हैं। और एक बात, यूथ कंपटीशन का जो है ये इसी का चैप्टर वाइज ग्रामीण प्रवेश का जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है बुक, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप लोग चैनल पर पेज पर जाइए, उसको भी देखिएगा, उसको आप रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने का समय है अभी, रिवीजन कर लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक बार देखने से उतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर उसको 2 बार या 3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो वो अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो आप जाइए ज़रूर देखिए, चैनल पेज पे जाइए, बहुत सारे लेखपाल के मटेरियल पड़े हुए हैं, जीएस के, करंट अफेयर के भी पड़े हुए हैं। ठीक है, और हिंदी के पड़े हैं, इसके बाद ग्रामीण प्रवेश के तो यूथ कंपटीशन का है, परीक्षा मंथन, घटना चक्र, ज्ञान मुद्रा, सारे के सारे पड़े हुए हैं, आप लोग जाकर देखिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ शेयर करते रहिए सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग कैसा होता है? पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, नपुंसक लिंग होता है या फिर उभय लिंग होता है? क्या होगा, जिन भाववाचक, जो कोई भाववाचक संज्ञा अगर उसके अंत में हट लगा देंगे तो कौन सा बन जाएगा वो, तो वो बन जाता है स्त्रीलिंग। क्या बन जाता है, स्त्रीलिंग। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देख लेते हैं जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग स्त्रीलिंग होता है, जैसे कि घबराहट, सकपकाहट, बौखलाहट, चिकनाहट, चिल्लाहट, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब स्त्रीलिंग के शब्द हैं। शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा यानी कि मेल या फीमेल जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। हिंदी में 2 ही लिंग हैं, एक है पुल्लिंग, एक है स्त्रीलिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग देने से काला विशेषण का रूप क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, काले होगा, काला होगा, कालो होगा या फिर काली होगी? क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, काली हो जाएगा, काली इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण रूप काली होगा। विशेषण एक विकारी शब्द है जो लिंग वचन कारक से प्रभावित होता है, जैसे कि पहला है राघव अच्छा है, दूसरा है रानी अच्छी है, तीसरा है महेश सुरेश से बड़ा है और चौथा है रीना सीता से बड़ी है। तो यहाँ बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे बड़ी है, यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे अच्छी है, यानी कि ये क्या होता है, जो संज्ञा होता है उसके अनुसार जो है चेंज होता रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है, ये बताना है। कव्वाली शब्द जो है ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, ये बताना। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर की बात करें तो कव्वाली शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, क्या है, स्त्रीलिंग। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। कव्वाली शब्द स्त्रीलिंग होता है, जो कि फारसी भाषा का यह शब्द है। फारसी भाषा के कुछ अन्य शब्द की बात करें तो अफसोस, आबदार, आबरू, आतिशबाजी, अदा, आराम, आमदनी, आवारा, कुश्ती, कबूतर, गज, गल्ला, गवाह, मुर्दा, लगाम, रंग, राह, सूद, हजार, ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब फारसी शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध होता है उससे कौन सा लिंग होता है? उसमें पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, नपुंसक लिंग होता है या फिर उभय लिंग होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर की बात करें तो ये बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें स्त्रीत्व का बोध हो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी अगर इसमें हम देखें ऑप्शन उदाहरण में, तो ममता हुआ, महिला हुआ, रानी हुआ, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और नपुंसक लिंग का प्रयोग हिंदी में नहीं होता, अतः हिंदी में सारे पदार्थवाचक जो शब्द होते हैं, चाहे वो चेतन हो या जड़ हो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इन दोनों में ही विभक्त किए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, इसमें से बताना है। फुटपाथ, स्कूल, स्टोव, केतली। ठीक है, क्या करेंगे इसका, हम अगर बेसिकली देखेंगे तो इसको हम एक वाक्य में बना लेंगे। तो कोई वाक्य ऐसे बनाएंगे जिससे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग करने में आसानी होगी। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें डी पार्ट जो दिया गया केतली, ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सारे क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? जहाज, जलपान, जमीन या जुलूस। ठीक है, अब जमीन, जो अगर ज़मीन की बात करें, ज़मीन को कैसे कहा जाता है, जैसे कि अगर किसी से पूछ रहे हैं ये ज़मीन आपकी है, यहाँ पे आपका नहीं पूछा जाता है अक्सर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी पार्ट जो ज़मीन दिया गया क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है,
जहाज, जलपान और जुलूस, ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मंत्रणा, सभा, मंडली या न्याय? क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, मंत्रणा शब्द पुल्लिंग है, या फिर सभा शब्द है, या फिर मंडली है, फिर न्याय। तो अगर हम इसमें आंसर की बात करें तो न्याय शब्द क्या होता है? पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक है, न्याय शब्द क्या होता है? पुल्लिंग शब्द। जो संज्ञा पद पुरुष वर्ग के वाचक होते हैं अथवा जो शब्द पुरुष जात के अंतर्गत माने जाते हैं वह पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि लड़का, आदमी, बकरा, न्याय, पेड़ आदि, ये सब क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अंधेर, नकेल, मुंडेर, बटेर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सही ऑप्शन की बात करेंगे तो इसमें आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अंधेर शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। जो संज्ञा शब्द जो हमें पुरुष जात के व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएंगे, जैसे कि शिशु, नक्शा, अंधेर, धन, ये सब क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तन शब्द का लिंग बताना है, क्या हो जाएगा? तन स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तन शब्द के लिए अगर हम बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से प्रभाव, भाषा, निर्माण, विवाह, क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर की बात करेंगे तो इसमें बी पार्ट से हो जाएगा। भाषा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, और विकल्प में जो है प्रभाव शब्द, निर्वाह, ये सब क्या हो जाएगा? विवाह, ये सब क्या हो जाएगा? आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? संकल्प, लज्जा, घटना, प्रार्थना। ठीक है, प्रार्थना होती है, लज्जा आती है, घटना होती है, संकल्प होता है तो आंसर क्या हो जाएगा? ये पार्ट हो जाएगा संकल्प। संकल्प शब्द क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, बाकी सारे स्त्रीलिंग है। लज्जा जो है आकारांत भाववाचक संज्ञा है और ये संज्ञाएं सदैव स्त्रीलिंग में होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ये बताना है। इनमें से दीमक, रात, वर्षा, विधुर, क्या हो जाएगा इसका पुल्लिंग शब्द? इसमें से कौन सा है? तो विधुर शब्द जो है वो पुल्लिंग होता है। ठीक है, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? विधवा होता है। तो विधुर शब्द क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाता है। इसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। और इसके बाद अगर हम देखें अन्य की बात तो दीमक, रात और वर्षा, तीनों शब्द क्या हैं? स्त्रीलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना, इसमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, पुल्लिंग दिया गया है, स्त्रीलिंग दिया है। साहब दिया गया, पिता, हाथी, सांप, और इधर उसके स्त्रीलिंग दिया है, सांपिन, हथनी, माता, में। अब इसमें बताना है कि कौन मिलान करके कौन सा सही होगा। तो चलिए मिलाते हैं। मिलान की बात करेंगे तो साहब का स्त्रीलिंग क्या होता है? मेम होता है। पिता का माता होता है, हाथी का हथनी होता है, सांप का सापिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से लिंग से संबंधित प्रश्न उसको पढ़ते हैं पहले। आकारांत और आकारांत पुल्लिंग शब्दों के इकारांत को कर देने से वह स्त्रीलिंग हो जाते हैं, और जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर देने उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। इनमें से बताना है कि दोनों सही है या फिर गलत है, कौन क्या सही है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है। आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा, ये दोनों सही है। ठीक है, दोनों रूप से सही है। अकारांत और आकारांत पुल्लिंग शब्दों के इकारांत कर देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे कि नर अगर है तो ये आकारांत का शब्द है, इसको नारी कर देंगे तो इकारांत का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऐसे ही लड़का लड़की, हिरन हिरनी, मोटा मोटी, पुत्र पुत्री, नाना नानी, ये सब क्या हो जाएंगे? आकारांत और इकारांत के स्त्रीलिंग, इस तरीके से बन जाता है। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन था जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं या फिर इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बन, जैसे कि मालिका, मालिन, यहाँ पे इन लगा है प्रत्यय। बाघ का बाघिन, यहाँ पे इन लगा है प्रत्यय। लाला का लालाइन, यहाँ पे आइन लग गया। ठीक है, हलवाई का हलवाइन, यहाँ पे भी आइन लगा, तो इस तरीके से इसका भी स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देश, नगर, द्वीप और झील, इसमें से स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो झील शब्द जो है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, बाकी सारे पुल्लिंग हैं। ठीक है, अब भौगोलिक जल और स्थल जो होते हैं आदि जितने भी इनके नाम होते हैं प्रायः पुल्लिंग में होते हैं, जैसे कि देश हुआ, नगर है, रेगिस्तान है, द्वीप है, पर्वत, समुद्र, सरोवर है, पाताल है, वायुमंडल है, नभोमंडल है, प्रांत है, देश इत्यादि सब हैं। लेकिन किंतु इसमें अगर हम देखें पृथ्वी, झील और घाटी, ये तीनों क्या होते हैं? अपवाद स्वरूप पृथ्वी, झील और घाटी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। पृथ्वी, झील और घाटी, ये याद रखना। ठीक है, क्यों? धरती हमारी माँ है कहा जाता है, तो इस तरीके से इसको स्त्रीलिंग में झील और घाटी भी स्त्रीलिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से दया, माया, भाषा, आभार, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर की बात करें तो इसमें डी पार्ट जो दिया गया आभार शब्द, ये पुल्लिंग है, बाकी सारे स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? आशा, कष्ट, क्षमा या सेना,
पुल्लिंग की बात करा तो पुल्लिंग इसमें बी पार्ट हो जाएगा कष्ट। कष्ट शब्द पुल्लिंग होता है, बाकी सारे क्या है स्त्रीलिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? विवाद, सार, रूप या फिर आय। क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द? स्त्रीलिंग शब्द की बात करेंगे तो इसमें टी पार्ट हो जाएगा। आय शब्द जो होता है ये स्त्रीलिंग होता है, बाकी सारे पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? इनमें से गृह, चंदन, पत्ता, सभा। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द? तो वो हो जाएगा सभा। सभा लगी होती है, न कि लगा होता है, तो इसलिए यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। बाकी सारे क्या है पुल्लिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? क्षमा, घटना, क्षेत्र या फिर रीत। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर की बात करेंगे तो इसमें पुल्लिंग बताना है। पुल्लिंग क्या हो जाएगा? क्षेत्र शब्द जो है वो पुल्लिंग होता है। ठीक है, बाकी सारे स्त्रीलिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें स्त्रीलिंग शब्द बताना है। दुख, गरिमा, लेख और स्पर्श में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो इसका कौन सा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट राइट आंसर हो जाएगा। गरिमा शब्द जो होता है वह स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, गरिमा शब्द क्या है स्त्रीलिंग, बाकी दुख, लेख, स्पर्श सब पुल्लिंग शब्द हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? छाछ, तिल, काढ़ा, टीसू। टेसू क्या होगा राइट आंसर? तो छाछ शब्द जो होता है ये स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? ए पार्ट हो जाएगा। हिंदी का मैंने जो है घटना चक्र सामान्य हिंदी का जो आया था चित्रात्मक प्रस्तुति, उसमें मैंने स्त्रीलिंग पुल्लिंग समझाना टाइप का जो मतलब चैप्टर था उसमें उसको मैंने कराया। उसमें बहुत ही विधिवत तरीके से बताया गया कि किस तरीके से स्त्रीलिंग कौन कौन शब्द होंगे और कौन कौन से पुल्लिंग शब्द होंगे। वो लोग आप लोग जाकर उसको देखिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्त्रीलिंग शब्द इसमें क्या हो जाएगा? छाछ हो जाएगा। अब इसके डिस्क्रिप्शन देख देते हैं। खाने पीने की सभी चीज़ें स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे कि कचौड़ी, पूरी, खीर, दाल, पकौड़ी, रोटी, चपाती, तरकारी, सब्जी, खिचड़ी इत्यादि। ठीक है, परंतु इसका अपवाद भी, अपवाद में क्या आता है? पराठा, ये पुल्लिंग हो जाएगा स्त्रीलिंग ना होके। हलवा है, भात है, दही है, रायता, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। दही क्या होता है? पुल्लिंग होता है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद शेष विकल्प में अगर देखें तो तिल, काढ़ा, टीसू ये सब पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द? इसमें से चाहत, रंगत, मेहनत, आहार, इसमें से पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा बताइए? आंसर की बात करेंगे तो इसमें आहार शब्द जो है वो पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आहार शब्द क्या हो जाता है? पुल्लिंग शब्द हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें चाहत, रंगत, मेहनत ये सब स्त्रीलिंग है। अन्य पुल्लिंग शब्द की बात करें तो कान, मुंह, दांत, पाँव, मोती, माणिक, पन्ना, हीरा, मतलब जितने हीरे जवाहरात के नाम हैं वे पुल्लिंग में होंगे, और शरीर के जो अंग के नाम है वो भी पुल्लिंग में होंगे। ठीक है, जैसे खाने पीने वाले, जैसे खाने में गेहूँ, जो चावल, बाजरा, पीपल, बड़, देवदार ये सब क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भील का स्त्रीलिंग, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, तो आपको अपवाद पर भी ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, भील का स्त्रीलिंग बताना अगले क्वेश्चन में क्या होगा? आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा। भील का क्या होता है? भीलिनी स्त्रीलिंग। ठीक है, भील जो कि एक संज्ञा है, इसमें नी प्रत्यय लगाने से जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जात या भाव बताने वाले संज्ञाओं का पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय नी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, जैसे कि सियार का सियारनी, हिंदू का हिंदुनी, ऊँट का ऊँटनी, हाथी का हाथिनी आदि, इस तरीके से बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? सलाद, सनक, सारस, सलाम। क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर की बात करेंगे इसमें तो बी पार्ट हो जाएगा। सनक शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, बाकी सारे क्या हैं? पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? हुलास, हरकत, हमला, हवाला। क्या हो जाएगा इसका स्त्रीलिंग शब्द? स्त्रीलिंग की बात करेंगे इसमें सब दो आंसर हो जाएगा हरकत। क्या होगा? हरकत। ठीक है, हरकत शब्द स्त्रीलिंग है। वाक प्रयोग की बात करें तो तुम्हारी हरकत अच्छी नहीं लगती, इस तरीके से इसका वाक प्रयोग किया जाता है, तो ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। हुलास, हमला, हवाला सब पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, पुल्लिंग वाचक शब्द इसमें से बताना है क्या होगा? पुल्लिंग वाचक शब्द कैमरा, पायल, प्लेट, तलवार। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट। कैमरा जो है वो पुल्लिंग शब्द है। कैमरा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। बाकी सारे स्त्रीलिंग है, यानी कि पायल, प्लेट, तलवार सब स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक है, ये इसके परिभाषा 2 बार हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, प्रार्थना, वायु, नेत्र। इसमें से पुल्लिंग क्या है? तो नेत्र शब्द जो है ये पुल्लिंग हो जाता है, बाकी सारे स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्त्रीलिंग शब्द में से इनमें से कौन सा है? निम्न में से शोभा, शस्त्र, पालन, नृत्य। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर की बात करें तो ए पार्ट जो दिया गया है वो स्त्रीलिंग शब्द है। शोभा, शोभा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, बाकी सारे पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देव, देवी, मामा, मामी, कांत, कांति, गधा, गधी। क्या है जो इसमें से गलत है? बताना है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर की बात करें तो इसमें कांत, कांति जो दिया गया है ये गलत दिया गया है। ठीक है, बाकी सारे सही हैं।
कांत कांति जो दिया गया है गलत है। इसमें अगर हम देखें तो कांत का कांता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांत का कांता होता तो सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, कौन सा शब्द? ऋतु, पंडित, हंस या फिर आचार्य, क्या होता है जो स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है? आंसर की बात करें तो ये पार्ट हो जाएगा। ऋतु शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, ठीक है। अब इसमें आकारांत संज्ञाओं की देख लेते हैं। आकारांत, इकारांत और इकारांत या उकारांत संज्ञाएं जो प्रायः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में, जैसे कि दया, माया, कृपा, क्षमा, शोभा। इकारांत में देखें तो निधि, विधि, परिधि, अग्नि, ठीक है। इकारांत में देखें तो नदी, रोटी, टोपी, ये सब। और इसमें अपवाद भी है, जैसे कि हाथी, दही और रोटी, ये तीनों पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। यह आपको याद रखना है। इसके बाद अगर अन्य बात करें तो ऋतु, वायु, रेणु, मृत्यु, रज्जु, आयु, वस्तु, धातु, जान, ये सब क्या हो जाते हैं, ये उकारांत संज्ञाएं जो कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा इसमें? तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग होता है कवयत्री, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। एक कवयत्री जो आता है ये वर्तनी शुद्धिकरण में भी आता है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। सही रूप से इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, सी पार्ट में जो दिया गया है। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होता है, जैसे कि घी है, जी है, मोती है, दही है, भात है, खेत है, सूत, दांत, आंसू, आलू, गेहूँ, ये सब पुल्लिंग शब्द में ही प्रयोग होते हैं, ठीक है। और इसी तरह कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं, जैसे कि रोटी, टोपी, उदासी, रात, बात, लात, प्यास, मिठास, ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। तो ये दोनों आपको ये अपवाद स्वरूप हैं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और इसके बाद कुछ पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग इस तरफ से होता है, जैसे कि देव का देवी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे इसमें और पॉइंट है, गोप का गोपी, बाघ का बाघिन, कुंजड़ा का कुंजड़िन, सांप का सांपिन, मेहतर का मेहतरानी। इस तरीके से इसका स्त्रीलिंग भी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? किन्नर, अहिंसा, अंतरी या फिर अपरिग्रह, क्या हो शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग है? आंसर की बात करें तो इसमें अहिंसा जो है ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। अहिंसा करनी नहीं चाहिए, इस तरीके से बताते हैं तो अहिंसा शब्द क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। बाकी अरहर, अवज्ञा, चिकित्सा, चेचक, टकसाल, फरियाद, ये सब क्या है, ये भी स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से लिंग बताना है। मनगढ़ंत, इसे कौन सा लिंग के अंतर्गत आता है? मनगढ़ंत। मनगढ़ंत की बात करेंगे तो ये उभय लिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये ना स्त्रीलिंग ना पुल्लिंग होता है। मनगढ़ंत होता है जो जिस विशेष के साथ प्रयोग होता है वही लिंग धारण कर लेता है, अतः यह उभयलिंगी शब्द हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन बताना है, क्या होगा? ठठेरा का ठठेरिन, ठठेरनी, ठठेरी या फिर ठठारी, क्या होगा इसका लिंग परिवर्तन अगर स्त्रीलिंग में बात करेंगे तो ये हो जाएगा बी पार्ट, ठठेरिन, ठीक है। इसका क्या हो जाता है, ठठेरिन। ठठेरा का ठठेरिन, आंसर बी, सॉरी ए पार्ट हो जाएगा, ठठेरिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान शब्द के स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, विदुषी, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी होता है, जबकि विद्वान शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अब आकारांत शब्द देखते हैं, सॉरी वचन शब्द देखते हैं, वचन के संबंधित क्वेश्चन। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं? अंत स्वर के बदले ओ कर देते हैं, अंत स्वर के साथ ऐ कर देते हैं, अंत स्वर के साथ ऐ लगा देते हैं, या फिर अंत स्वर के साथ आए लगा देते हैं। क्या लगाते हैं जिससे कि वो स्त्रीलिंग शब्द जो है बहुवचन बन जाता है? राइट आंसर की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा सी पार्ट। अंत स्वर के साथ ए लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो बहुवचन बन जाता है। जैसे कि ऑप्शन देखते हैं जैसे कि गाय है, गाय में ए लगाएंगे तो गाय हो जाएंगी, और गाय क्या हो जाएंगी, एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। बात का बातें, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। बहन जैसे इसका स्त्रीलिंग नहीं है, इसमें बताना है एक वचन बहुवचन, ठीक है। बहन जैसे एक वचन है तो बहनें बहुवचन हो जाएगा। रात का एक वचन हो जाएगा, रातें, ठीक है। सड़क का एक वचन, सड़कें। आदत का एक वचन, आदतें हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको एक वचन से बहुवचन में बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उर्दू शब्द जो सौदा है, इसका बहुवचन के रूप क्या होगा? उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है, या उसके अंत में गर लगा देते हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कैसे बहुवचन बनाते हैं? राइट आंसर की बात करेंगे तो इसमें बी पार्ट हो जाएगा, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि सौदा के अंत में गर लगा देंगे तो नया शब्द सौदागर हो जाएगा, जिसका अर्थ हो जाता है व्यापारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं का बहुवचन बताना है। ऑप्शन में दिया गया हम दोनों, हम सब, हम लोग, क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर की बात करेंगे तो इसमें ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं का बहुवचन हम होता है। और इसमें अगर हम देखें वचन की बात, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के जिस रूप से संज्ञा का बोध हो उसे वचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो शब्दों के संख्या बोधक विकारी रूप का नाम जो है वचन कहलाता है। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्यावाचन।
अंग्रेजी की तरह हिंदी में भी दो वचन होते हैं, एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इसमें देखें तो हम लोग में क्या होता है, हम लोग जो ऑप्शन में दिया गया हम सब या हम दोनों या हम लोग, ये एक पुनरुक्त दोष है, क्योंकि हम शब्द बहुवचन को ही दर्शाता है, उसके साथ दोनों, सब और लोग शब्द का प्रयोग व्याकरणिक दृष्टि से यह गलत होता है, ठीक है। यानी कि हम लोग, हम सब, हम दोनों, ये सब नहीं लगते, कि सिर्फ हम लिख दोगे तो काफ़ी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, हेतु मध्य वर्तमान। कौन सा वर्तमान काल का पूर्ण भेद नहीं है, या फिर वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, इससे कन्फर्म हो जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर की बात करें तो जो डी पार्ट दिया हेतु मध्य वर्तमान, ये कोई वर्तमान काल का भेद नहीं होता। इसमें अगर हम देखें तो हेतु मध्य वर्तमान जो है भेद नहीं होता। वर्तमान काल के कुल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सामान्य वर्तमान, दूसरा है तात्कालिक वर्तमान, तीसरा है पूर्ण वर्तमान, चौथा है संदिग्ध वर्तमान, पांचवा है संभाव्य वर्तमान, ठीक है। तो ये 5 भेद होते हैं वर्तमान काल के। इसी प्रकार भूतकाल एवं भविष्य काल के भेद भी होते हैं। भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है, पूछ लिया जाता है जीटी। भूतकाल के 6 भेद हैं, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मध्य भूत, ठीक है। भविष्य काल के 3 भेद हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु मध्य भविष्य। तो ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में कुल कितने वचन हैं? तो हिंदी में 2 वचन हैं, ठीक है, एक वचन बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं चलती थी, इसमें मैं का बहुवचन क्या होगा? हम, तुम, वह, सब। क्या हो जाएगा राइट आंसर? मैं का जो है बहुवचन होता है हम, क्या होता है? हम। ए पार्ट हो जाएगा। अब इसके ऊपर बात हुई, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, मैं का बहुवचन हम, तू का बहुवचन तुम, वह का जो है वह, इस तरीके से इसका बहुवचन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, इकारांत शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? ठीक है, इकारांत शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? अंतिम स्वर में या लगाते हैं, अंतिम स्वर को हटाकर यहाँ लगा देते हैं, ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद यहाँ लगा देते हैं, बड़ी ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद ओ लगा देते हैं। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा। बड़ी ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद यहाँ लगा देते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं, अभी समझ जाओगे। जैसे कि कली है, कली में क्या हो जाएगा? इसका बहुवचन बनाएंगे तो ये बड़ी ई जो है इसको क्या कर देंगे? छोटी ई कर देंगे ला पे, और इसके बाद यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा बहुवचन रूप से, यानी कि कलियाँ, ठीक है। इसे थाली का थालियाँ, लड़की का लड़कियाँ, नारी का नारियाँ, इस तरीके से बहुवचन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बना लीजिए, प्रायः किस भाषा का प्रयोग में लाए जाते हैं, ये बताना। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर की बात करेंगे तो इसमें ए पार्ट हो जाएगा। हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन प्राय बनाने के लिए हिंदी भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे अरबी से आए शब्द वकील शब्द का बहुवचन वकला हिंदी में नहीं चलेगा, हिंदी में वकीलों लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से वो शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। कक्षा, आंसू, प्राण या फिर प्रत्येक। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक शब्द जो है ये क्या होता है? सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रत्येक के बारे में, ठीक है। प्रत्येक शब्द क्या होता है? सदा एक वचन में प्रयोग होता है, जबकि प्राण, आंसू, बाल, होश, हस्ताक्षर और कक्षा सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ये जो जितने ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, प्राण, आंसू, बाल, होश और हस्ताक्षर और कक्षा, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं कि बहुवचन है कि एक वचन, तो ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा का बहुवचन क्या होगा? कथा का बहुवचन कथें, कथों, कथानक या फिर कथाएं। क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर की बात करें तो डी पार्ट हो जाएगा, ठीक। कथा का बहुवचन कथाएं होता है, ठीक है। अकारांत स्त्रीलिंग के अंत के शब्द के अंत में अगर हम बात करेंगे तो ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। कथा अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है और इसमें ए लगाकर कथाएं बनाएंगे, ये बहुवचन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? दर्शन, नदी, घरों या फिर लताओं। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर की बात करें तो इसमें बी पार्ट से ही हो जाएगा। नदी शब्द क्या है? एक वचन है, ठीक है। और इसका बहुवचन की बात करें तो नदियाँ शब्द हो जाएगा बहुवचन। घरों, लताओं एक वचन है, इसका एक वचन बहुवचन है, इसका एक वचन घर और लता होता है। दर्शन शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ठीक है। दर्शन क्या होता है? सदैव बहुवचन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है? सोना, सोना, धेनु, धेनुएं, छात्र, छात्रीगण, आटा, आटे। क्या है जो कि सही नहीं है? तो राइट आंसर की बात करें तो डी पार्ट जो दिया गया है, आटा, आटे, ये गलत है, ठीक है। आटा, आटे गलत है, वचन जोड़ा सही नहीं है। आटा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है और द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में रहती हैं, इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। सारी चीज़ें सही हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कथा, सरसों, लता, कुटी। कथा के बारे में बात हुई, कथा का कथाएं हो जाएगा। सरसों है, लता है, कुटी। इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है जो कि दोनों वचनों में समान रहता है। तो आंसर की बात करें तो बी पार्ट, सरसों जो दिया गया है दोनों वचनों में समान होता है। ठीक है, एक वचन यानी कि एक वचन भी इसका सरसों और बहुवचन भी इसका सरसों होता है। अगला क्वेश्चन, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा? तो मध्यम पुरुष तू का सही वचन क्या होगा? आंसर बताइए आप लोग, तुम लोग, हम लोग, सॉरी ये लोग, हम। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर की बात करें तो तुम लोग इसका हो जाएगा बहुवचन। तू का बहुवचन क्या होगा? तुम लोग। ठीक है, तू का बहुवचन तुम लोग। आप लोग आदर सूचक आपका बहुवचन है, और हम जो है उत्तम पुरुष मैं का बहुवचन रूप है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं कौन सा? लता लताएं, घोड़ा घोड़े, किताब किताबें, सखी सखियाँ। कौन सा इसमें से गलत जोड़ा दिया गया ये बताना है। राइट आंसर की बात करें तो डी पार्ट जो दिया गया ये गलत है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। सखी सखियाँ जोड़ा शुद्ध रूप से नहीं दिया गया है, इसका शुद्ध रूप होगा सखी सखियाँ, यानी पे खा पे एक बड़ी मात्रा, ये गलत है, खा पे छोटी मात्रा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? दर्शन का, नारी का, लता का, गाय का। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर की बात करें तो इसका ए पार्ट हो जाएगा। दर्शन क्या होता है? सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दर्शन सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले कुछ शब्द हैं जिनको याद रखिएगा। बाल है, प्राण है, आंसू है, होश है, हस्ताक्षर और दर्शन है। सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं वो कौन कौन से? तो माल है, सोना है, जनता है, सामग्री है आदि शब्द क्या हो जाएगा? एक वचन में हमेशा प्रयोग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पति शब्द का अभिविभक्ति बहुवचन क्या होगा? पति शब्द का बहुवचन बताना क्या होगा? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर की बात करें तो पति का पति होता है। ठीक है, पति का अविभक्ति बहुवचन पति ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए का प्रयोग ए पर क्या प्रयोग होता है ये बताना है। भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने के लिए ए के ऊपर कौन सा मात्रा प्रयोग होता है ये बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर की बात करेंगे इसमें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें बी पार्ट। ठीक है, भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने के लिए ए के ऊपर चंद्र बिंदु या अनुस्वार लगाते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? नदी, प्रत्येक, साधु या फिर घर। राइट आंसर की बात करें तो प्रत्येक का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। इसको अभी ऊपर मैंने डिस्कशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, जैसे कि नदी का बहुवचन नदियाँ हो जाएगा, साधु का साधुओं, घर का घरों हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में होता है? लड़का, प्राण, घोड़ी या चिड़िया। क्या हो जाता है जो सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है? तो वह है प्राण। प्राण जो होता है वो सदैव बहुवचन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अगर हम बहुवचन में सदा जो प्रयोग करते हैं उसको देखें तो आंसू हुआ, दर्शन है, होश है, बाल है, हस्ताक्षर है, प्राण, ये सब ये बहुवचन में ही हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, आजकल भारत की जनता भी आधिकारिक रूप शिक्षित हो गई है। इसमें रेखांकित शब्द जो जनता है इसका हमें बताना है क्या कौन सी वचन है? एक वचन है, बहुवचन, द्विवचन, क्या है इसका? राइट आंसर की बात करें तो जनता शब्द जो होता है वो एक वचन है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जनता शब्द एक वचन है। जनता शब्द सामूहिक समूहवाचक संज्ञा शब्द है। समूहवाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में होती हैं, जैसे कि सेना, भीड़, मेला, परिवार, पुलिस, ये सब समूहवाचक संज्ञा शब्द और ये हमेशा क्या होता है? एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। हिंदी में वचन कितने हैं? हिंदी में वचन दो हैं। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक वचन और बहुवचन दो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वधू शब्द का बहुवचन क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर की बात करें तो सी पार्ट हो जाएगा। वधू शब्द का बहुवचन जो होता है वधुएं होता है। अगला क्वेश्चन, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द पुस्तक है, पौधा है, सहायता है, लड़का है। क्या हो जाएगा आंसर? तो हमेशा एक वचन में जो प्रयोग होता है वो शब्द है सहायता। क्या होता है? सहायता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खूंटी शब्द का बहुवचन बताना क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो खूंटी शब्द का बहुवचन जो होगा वो सी पार्ट हो जाएगा। खूंटियाँ इस तरीके से लिखा जाता है जो कि ये बहुवचन रूप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू का शब्द का बताना, चाकुएं, चाकू, चाकू, चाकू क्या होगा? राइट आंसर की बात करें तो डी पार्ट हो जाए। चाकू शब्द का हमेशा चाकू ही होता है। चाकू एक अकारांत पुल्लिंग है, अतः चाकू बहुवचन चाकू ही होता है, क्योंकि अकारांत अकारांत, इकारांत इकारांत, उकारांत उकारांत पुल्लिंग का एक वचन और बहुवचन हमेशा समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? इसमें से पौधा, लड़का, प्राण, पुस्तक। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर की बात करेंगे तो प्राण शब्द जो होता है हमेशा क्या होता है? बहुवचन होता है। आंसर आपका राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से दिए गए सही काल वाला विकल्प पहचाना। ठीक है, ये तो दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा, इसी के नीचे है, सॉरी, काल। हाँ, अब ये वचन शुरू खत्म हो गया, अब देखते हैं काल।
काल में अगर हम पहला क्वेश्चन देखें यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राम खाता होगा, ये किस काल का उदाहरण है ये बताना है। संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूत, संदिग्ध भविष्य या फिर सामान्य भविष्य, क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर की बात करें तो ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। ये जो राम खाता होगा ये संदिग्ध वर्तमान है। संदिग्ध वर्तमान क्यों है, क्योंकि खाता होगा मीन्स खा रहा है या खा चुका है, एक कन्फर्म नहीं है, तो यहाँ पे संदिग्ध हो जाएगा। अब इसके हम परिभाषा की देखते हैं संदिग्ध वर्तमान की, जिससे क्रिया के संपन्न होने में संदेह प्रकट हो परंतु उसकी वर्तमान में कोई संदेह न हो, संदिग्ध वर्तमान कहलाता है। जैसे कि गाड़ी आती होगी, वह खाता होगा, राम खाता होगा, वो खेलता होगा, वो स्कूल जाता होगा, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये संदिग्ध वर्तमान के अंतर्गत सारे आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्न के विकल्पों में से दिए गए सही काल वाला विकल्प बताना है। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, इसमें बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या फिर संदिग्ध भूतकाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दीपा पौधों को पानी दे रही थी। ठीक है, अब इसमें मतलब कि दे रही थी कह रहा था कि मतलब कि वो स्टार्ट किया था अभी, मतलब दे रही थी, तो अब दे रही है या मतलब दे चुकी है ये कन्फर्म नहीं है, तो किस काल के अंतर्गत आएगा। तो अगर हम इसमें बात करें तो प्रश्न आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है सम्यक काल यानी कि अपूर्ण भूतकाल के रूप में प्रस्तुत हो जाएगा, मतलब पूर्ण काम नहीं हुआ इसमें। दे रही थी मीन्स पौधों को पानी दे रही थी, यानी दे रही है कि खत्म हो गया अभी पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत जो है क्रिया का होता है, भूतकाल में तो होती है परंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, जैसे कि दीपा ने पौधों को पानी देना कब समाप्त किया यह पता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बताना है कौन सा काल हो जाएगा। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती, इसमें से कौन सा ये जो है काल के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, तो ये जो है हेतु हेतु मध्य भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। क्यों आ जाएगा, अब इसका हम परिभाषा देखें फिर समझ में आएगा। यदि भूतकाल में एक ही क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है तो वो हेतु हेतु मध्य भूतकाल क्रिया के अंतर्गत आता है। हेतु का अर्थ है कारण। यदि दिए गए वाक्य में अगर हम देखें तो यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी नहीं छूटती में हेतु हेतु मध्य भूतकाल है। ठीक है, इसमें अगर अक्सर देखते हैं तो हेतु हेतु मध्य वाले में दो क्रिया रहेंगी, जैसे कि यदि मैं स्टेशन पर पहुंचता तो गाड़ी मेरी नहीं छूटती, यानी पहुंचता और छूटती है, दो क्या कहते हैं, दो क्रिया हो गई इसमें, तो इस वाक्य में तो इस तरीके से इसका हेतु हेतु मध्य भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है। मानव पढ़ता है, मोहन गया, सीता सो रही थी, वह जाएगा, क्या हो जाएगा, सबसे इजी क्वेश्चन। काल बताना है किस काल का है, तो ए पार्ट मानव जो पढ़ता है ये वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल का रूप होता है। शेष अन्य तीनों की बात कर लेते हैं, तो मोहन गया ये सामान्य भूतकाल का है, सीता सो रही थी यह पूर्ण भूतकाल का है, वह जाएगा ये सामान्य भविष्यत काल का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। वो गए, वो खा रहे थे, वो आए थे, वो सोकर उठे हैं, इसमें से पूर्ण भूतकाल का कौन सा उदाहरण है। तो सी पार्ट अगर हम देखें तो वह आए थे, ये क्या है, ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं, क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है या क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीता है, तो वहाँ पे पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। जैसे कि वह आए थे पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरीके से पूर्ण भूतकाल आप समझ जाएंगे। वह गए, इसमें कौन सा भूतकाल, तो इसमें सामान्य भूतकाल है। वह खा रहे थे या पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। वो सोकर उठे यह आसन्न भूतकाल का उदाहरण, यानी कि क्रिया अभी अभी समाप्त हुई, वहाँ पे आसन्न भूतकाल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानना है। गाय घास चरती है, रोहन मुंबई गया था, मैं कल घूमने जाऊंगी, माँ बच्चों को पढ़ा रही। इसमें से बताना है भविष्य काल यानी कि फ्यूचर में कौन बात हो रही है, इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर का सी पार्ट हो जाएगा। मैं कल घूमने जाऊंगी, यहाँ पे क्या है, ये घूमने जाने यानी भविष्य की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात हो रहा है, तो यहाँ पे सी पार्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर अन्य की बात करें तो गाय घास चरती है सामान्य वर्तमान का काल है, रोहन मुंबई गया था पूर्ण भूतकाल है, माँ बच्चों को पढ़ा रही है तत्कालीन वर्तमान काल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, निम्नलिखित में से भूतकाल का उदाहरण कौन सा है। मैं जाता हूँ, राम घर गया था, वो आ रहा है, वो पुस्तक पढ़ेगा। इसमें से पूर्ण भूतकाल का उदाहरण क्या है। भूतकाल के उदाहरण की बात करें तो ये बी पार्ट, इसमें राम घर गया था, ये भूतकाल का उदाहरण है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भूत मीन्स पास्ट, ये भी जान रखना। पूर्ण भूतकाल का यह उदाहरण है, राम घर गया था। इस काल में क्रिया के व्यापार की समाप्ति का बोध होता है, जबकि
मैं जाता हूँ वह आ रहा है वर्तमान काल का, तथा वह पुस्तक पढ़ेगा यह भविष्य काल का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इसमें कौन सा काल है ये बताना। संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, सामान्य वर्तमान। ठीक है, वर्तमान काल में हेतु हेतुमत नहीं होता, मैंने बताया था कि जो दो क्रिया हो तो वहाँ पे हेतु हेतुमत आ जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, ये वर्तमान काल में पूछ रहा है। वर्तमान काल का भेद जो होता है वो हेतु हेतुमत नहीं होता है, हेतु हेतुमत दो ही में है, सिर्फ भूत और भविष्य में। तो ये किस काल का ये उदाहरण है ये बताना है। आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर की बात करेंगे तो ये बी पार्ट, ये संभाव्य वर्तमान का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, वो आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, यानी कि संभावना जता रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा इसमें। संदिग्ध वर्तमान की बात करें तो वह पढ़ता होगा। तत्कालिक वर्तमान मैं खाना खा रहा हूँ। सामान्य वर्तमान सूर्य पूरब में उगता है, तो सामान्य वर्तमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य जो है आसन्न भूतकाल में है। तू आता तो मैं जाता, मोहन आया, सीता गई, वह आया था, मैंने आम खाया। इसमें से आसन्न भूतकाल कौन सा ये बताना है। आसन्न भूतकाल मीन्स अभी अभी काम खत्म हुआ है, तो किसमें हो रहा है ये, तो मैंने आम खाया, इसमें अभी भी काम खत्म हो रहा है, तो ये आसन्न भूतकाल का हो जाएगा। ठीक है, क्रिया के व्यापार की समाप्ति की निकटता स्पष्ट होती है, यानी कि तुरंत अभी समाप्त हुआ हो कार्य, वहाँ पे आसन्न भूतकाल होगा। अन्य विकल्प की बात करें तो मोहन आया, सीता गई, सामान्य भूतकाल, वह आया था, पूर्ण भूतकाल, तू आता तो मैं जाता, ये जो है हेतु मध्य भूतकाल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान काल का उदाहरण क्या है। उसने पढ़ा था, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह जाता है, वह खेल रहा था। वर्तमान काल का उदाहरण बताना, इसमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, वह जाता है, ये वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, उसने पढ़ा था, ये भूतकाल का है, वह पढ़ेगा, पुस्तक पढ़ेगा, भविष्य काल का, वो जाता है वर्तमान काल, वो खेल रहा था, ये भूतकाल का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अपूर्ण भूतकाल को इसमें से बताना है। रामू खाना खा रहा था, माँ खाना खा चुकी है, मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे। इसमें से अपूर्ण भूतकाल कौन सा ये बताना है, कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर की बात अगर हम करते हैं इसमें तो हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, रामू खाना खा रहा था, यह अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, और माँ खाना बना चुकी है, पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। मुझे बाहर जाना है, वर्तमान काल का उदाहरण है। हम घूमने जाएंगे, भविष्य काल का उदाहरण है। तो आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। वो खाना खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है। ठीक है, तो अभी बताया वो खाना खा रहा था, ये रामू खाना खा रहा था, तो ये भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। और कौन सा, अपूर्ण भूत का हो जाएगा, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सामान्य भूत की बात करें तो भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान नहीं होता, जैसे कि राम आया। ठीक है, इसमें आया कब आया, 1 घंटा पहले आया, 2 महीने पहले आया, 2 दिन बाद आया, ये सब नहीं, 2 दिन पहले आया, ये सब नहीं पता, तो यहाँ पे सामान्य भूत के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, संदिग्ध भूत, इसमें संदेह बना रहता है कि भूतकाल कार्य पूरा हुआ था या नहीं। ठीक है, जैसे कि आपने सिनेमा देखा होगा, ठीक, तो इसमें कन्फर्म नहीं है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूत। पूर्ण भूत, इसमें क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट बोध होता है, जैसे कि मोहन विद्यालय जा चुका था, तो ये पूर्ण भूत के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, हम खाना खा चुके थे, तो यहाँ पे पूर्ण भूत के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है अपूर्ण भूत, इसमें क्रिया भूतकाल हो रही थी परंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता, जैसे कि मोहन किताब पढ़ रहा था, यानी कि किताब पढ़ रहा था लेकिन अब पढ़ रहा, ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पे अपूर्ण भूत आ जाएगा। तो इस तरीके से डिफिनीशन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 82 नंबर। राम ने खाना खाया, इसमें खाया होगा में कौन सा क्रिया है ये बताना है। अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, या फिर हेतु मध्य भूत, या फिर आसन्न भूत। तो इसमें बी पार्ट जाए, संदिग्ध भूत का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। आसन्न भूत है, संदिग्ध भूत है, सामान्य भूत है, या पूर्ण भूत है। इसमें क्या हो जाएगा, खाना खा चुका था यानी काम पूरा हो गया है, तो ये डी पार्ट हो जाएगा, पूर्ण भूत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा भविष्यकाल है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, उसने पेड़ काट लिया, वो पढ़ने वाला था, मैं आभारी हूँ। इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो भविष्य काल का उदाहरण क्या हो जाएगा, ए पार्ट, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर है कारक एवं परिसर्ग। ठीक है, देखते हैं कारक एवं परिसर्ग के पहले क्वेश्चन। उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, परसर्ग है, ये बताना। उस जगह जो ये रेखांकित है इसमें बताना कौन सा परसर्ग है, कारण है, अधिकरण है, संप्रदान है, अपादान है। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो बी पार्ट हो जाएगी, इसमें अधिकरण कारक है। ठीक है, अधिकरण कारक बनता है। ठीक है, क्या क्यों बनता है इसको हम देख लेते हैं इसका परिभाषा से। क्रिया के आधार को सूचित होने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहा जाता है। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है आधार या आश्रय। ठीक है, यानी कि स्थान, समय, अवसर, ये सब आश्रय के अंतर्गत आ जाएंगे। अतः अधिकरण से क्रिया होने के स्थान पर आधार का बोध होता है, होने का स्थान या आधार का बोध होता है। इनकी विभक्तियों की बात करेंगे तो इसमें होता है में, पय या फिर पर। क्या होती है इनकी विभक्तियाँ, में, पय या फिर पर, यह कारक चिन्ह हो जाते हैं इसके। अगला क्वेश्चन,
पर जो है किस कारक का परसर्ग है ये बताना है। संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। बताइए इसका क्या हो जाएगा। पर शब्द जो होता है ये किस कारक का होता है, पर चिन्ह, तो ये होता है अधिकरण कारक का। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें कर्ता कारक को जो चिन्ह दिया गया है इधर और इधर कारक दिया गया है। तो कर्ता का क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा। कर्म का को होता है, करण होता है से के द्वारा। संप्रदान का होता है को के लिए। अपादान होता है से ये अलग होने की स्थिति में होता है। ठीक है, यानी कि पेड़ से पत्ता गिरता है तो यहाँ पे जो से लगा यहाँ पे अपादान हो जाएगा। संबंध में का की के, रा री रे, रा रे री, का की, का के की, ये 3 आते हैं, मतलब सॉरी 6 आते हैं। अधिकरण में पर आता है। संबोधन में हे भो हरे आता है। तो इस तरीके से ये कारक का कारक चिन्ह हुए। हिंदी में 8 एवं संस्कृत में 6 कारक माने गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चिन्ह शब्दों के वाक्य प्रयोग को श्रव्य, भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है, लेकिन वह वाक्य के अंग नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं। निर्विभक्ति या फिर यौगिक या फिर मौलिक या फिर निपात, क्या कहते हैं उनको, तो उनको कहा जाता है निपात शब्द। आंसर क्या हो जाएगा, वो टी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी वो प्रयोग तो होते हैं लेकिन अतिरिक्त भार देने के लिए होते किसी बात पर, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं होता। तो ये होता है भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र, ये सब क्या हो जाता है, ये निपात शब्द हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में इसे सीधा पूछ लिया जाता है कि कौन सा शब्द है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, से अलगाव की स्थिति में किस विभक्ति का बोधक चिन्ह होता है, तो अलगाव की स्थिति में होता है अपादान कारक। डी पार्ट हो जाएगा। अपादान कारक क्या होता है, अलगाव की स्थिति में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब अलगाव की स्थिति में होता है। अन्य की बात में तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए। ठीक है, और अपादान से अलग होने की स्थिति में संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरो अरे भो। ठीक है, इस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे हाथ में लेखनी है, वाक्य में कौन सा परसर्ग है। कर्म है, अपादान है, अधिकरण है, संप्रदान है। क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर इसमें हो जाएगा, इसमें अधिकरण कारक है, क्योंकि यहाँ पे में लिखा है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, में पर, तो यहाँ पे में आ गया तो अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ें फिर दोबारा रिपीट की गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। से के द्वारा किस कारक का जो है प्रसर्ग होता है, तो ये अपादान, करण, संप्रदान, अधिकरण। क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर की बात करें तो बी पार्ट इसका सही है। करण से के द्वारा इसका होता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो मुझे अलग रहता, वो मुझसे अलग रहता। इसमें जो है रेखांकित शब्द मुझसे है और इसमें बताना कि यह कौन सा कारक इसमें प्रयोग किया गया है। संप्रदान, अपादान, कारण या फिर अधिकरण। ठीक है, तो वो मुझसे अलग रहता है, यहाँ पे से की स्थिति क्या बता रहा है, यहाँ पे अलग की स्थिति बता रहा है, तो यहाँ पादान कारक हो जाएगा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इसमें के लिए जो रेखांकित है इसको बताना कौन सा कारक है। रेखांकित शब्द क्या है के लिए, तो ये एक परसर्ग है। क्या है ये परसर्ग, यानी कि कारक चिन्ह के लिए। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के द्वारा से द्वारा, इस तरीके से होता है जो, उसमें के लिए जो है परसर्ग होता है। परसर्ग वह अक्षर होते हैं जो किसी धातु या मूल रूप के अंत में लगकर उसके अर्थ में कोई विशेषता लाते हैं। कारक को प्रकट करने वाले सहायक तत्वों या चिन्हों को क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं या परसर्ग चिन्ह कहते हैं। जैसे कि को, ने, के लिए, में, पर इत्यादि। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। जिन शब्दों से किसी वस्तु, भाव, जीव विशेष के नाम का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अधिकरण कारक का परसर कौन है, पर, ने, को, से। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अधिकरण कारक का परसर होता है पर, में और पर दोनों होता है, में भी होता है, तो वो भी अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध कारक जो होता है का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण में होता है में, पर, संबोधन होता है हे, अरे, हाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य बताना। इसमें से क्या हो जाएगा। मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, श्याम को मत आना, भीमा को पुस्तक दो। इसमें से कर्ता कारक किस वाक्य में ये बताना है। राइट आंसर इसमें बात करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, मोहन को जाना है, इसमें क्या है, कर्ता कारक प्रयोग हुआ। ठीक है, शेष कर्म कारक वाले हैं। अगला क्वेश्चन, सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता क्या है। सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता क्या है ये बताना है। डाक भेजी गई सभी या फिर चिट्ठियाँ। राइट आंसर की बात करेंगे तो इसमें चिट्ठियाँ शब्द जो है क्या है, कर्ता कारक है। ठीक है, सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई, इसमें वाक्य में चिट्ठियाँ जो है कर्ता स्त्रीलिंग शब्द है, डाक शब्द क्या है, करण कारक है, और भेजी गई क्रिया है, और सभी शब्द क्या है, विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, जिसमें क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे करण कारक। क्या कहते हैं, करण कारक। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा।
वाक्य में जिस शब्द क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है, संबंध कारक की अगर हम बात करें तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है वहाँ पे संबंध कारक होता है। इसकी विभक्ति की बात करेंगे तो का, की, के, रा, री, रे होता है। जैसे कि यह साहिल का बैग, यहाँ पे कहा गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अपादान कारक। इसकी परिभाषा की बात करें तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी वस्तु के अलग होने का भाव उत्पन्न हो या बोध हो वहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। इसकी विभक्ति होती है से, जैसे कि पेड़ से पत्ता नीचे गिर गया, तो यहाँ पे से का अर्थ क्या निकल रहा है, यहाँ पे पत्ता नीचे अलग हो रहा है यानी कि गिर रहा है पेड़ से टूटकर, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया की जाती है इसकी विभक्ति चिन्ह के लिए होता है या फिर हेतु भी होता है, अर्थात जिसे कुछ किया दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए उसका बोध कराने वाले संज्ञा के रूप को क्या कहते हैं, संप्रदान कारक। जैसे कि अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पुस्तक लाया। अब यहाँ पे जो के लिए शब्द है क्या है, पुस्तकें जो अध्यापक लाया हो विद्यार्थियों के लिए लाया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ का लड़का कहाँ गया। इसका उद्देश्य का जो है विस्तार भेद बताना। इसमें विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है, संबंध कारक है या फिर वाक्यांश है। क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर की बात करें तो इसमें सी पार्ट हो जाएगा, संबंध कारक। इसमें माँ का लड़का कहाँ गया वाक्य में उद्देश्य का जो विस्तार है वो भेद संबंध कारक के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है। को है, ने है, से है, में है। कर्ता कारक का परसर्ग बताना। इसमें से कर्ता कारक का परसर्ग होता है ने, कर्ता ने। ठीक है, विभक्तियाँ उसका ने हो जाएगा। कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए हेतु, अपादान से विभक्त होने की स्थिति में संबंध क्या होता है, काकी के, रारी, रे, नानी, ने। अधिकरण होता है में पर, संबोधन हे, हो, अरे, हो, ए, रे, सब ये सब संबोधन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कौन सा कारक है। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा, अपादान, करण, संप्रदान या फिर कर्ता। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इसमें वाक्य में संप्रदान कारक है। जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए, जिससे या फिर जिसे कुछ प्रदान किया जाए वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। इसका कारक चिन्ह क्या होता है, को, के लिए होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द जो सम्मान में है यहाँ पे बताना है कौन सा कारक है, अधिकरण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक या संप्रदान कारक। तो सम्मान में लिखा हुआ है तो में शब्द जो होता है वो अधिकरण का चिन्ह होता है, तो आंसर आपका ये पार्ट हो जाएगा अधिकरण कारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में जो है कौन सा कारक है, राम सीता से सुंदर, इसमें जो है कंपैरिजन किया जा रहा है, तो बताइए कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या फिर संबंध कारक। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर की बात करेंगे तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। इस वाक्य में अपादान कारक है, संज्ञा के जिस रूप से तुलना, समानता, अलगाव का भाव प्रकट हो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि गंगा से हिमालय से गंगा निकलती है, वो घर से बाहर आए, सब अपादान कारक के उदाहरण है। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, राम की गाय चरती है, यहाँ पे कौन सा कारक है बताना है, कर्ता, कर्म, संबंध या फिर अधिकरण। क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे सी हो जाएगा, संबंध कारक जो है वो राम की गाय चरती, इसमें संबंध बता रहा है आंसर। काकी के, रारी, रे, नानी, ने यहाँ पे कहाँ आता है तो वहाँ पे क्या होता है, संबंध कारक हो जाता है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ से पत्ता गिरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेड़ से में कौन सा कारक है, राइट आंसर क्या होगा इसका आंसर, राइट आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा, अपादान कारक इसमें हो जाएगा। ठीक है, जहाँ अलगाव होने की स्थिति हो वहाँ पे कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है, तो पेड़ से पत्ता गिरा यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक समय पर आ जाना, यहाँ पे कौन सा कारक है, ठीक समय पर आ जाना, इसका कारक बताना है तो यहाँ पे अधिकरण कारक है। ठीक है, में पर जहाँ पे आ जाए वहाँ पर क्या हो जाएगा, में आ जाए अथवा पर आ जाए वहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ठीक समय पर आ जाना, घड़ी में पानी, घड़े में पानी, ये सब क्या हो जाएंगे, ये अधिकरण कारक के उदाहरण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्रियापरक व्याकरणिक कोट चिन्हित कीजिए, इसमें से कारक, लिंग, वचन, पक्ष। क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर की बात करेंगे तो इसमें ए पार्ट हो जाएगा, कारक चिन्ह। ठीक है, क्या हो जाएगा, कारक। आंसर की बात करेंगे तो कारक हो जाएगा ए पार्ट। क्रियापरक व्याकरणिक कोट का कारक होता है, व्याकरणिक की वह कोट जिसमें क्रिया निहित हो कारक कहलाती है। कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरी तरह करने में किसी न किसी भूमिका को निभाने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से पता चले उसे कारक कहा जाता है। हिंदी में इनकी संख्या 8 होती है, वही कर्ता ने कर्म को करण से है, वही इनकी 8 संख्या होती है। इस लिंग से स्त्री या पुरुष, जात तथा वचन से एक या अनेक होने का पता चलता है। ठीक है, इस तरीके इसमें आंसर अगर हम बात करें तो आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी अर्थात पक्ष को माना है। ठीक है, आयोग की तरह जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पक्ष आंसर हो जाएगा, डी पार्ट माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुर्सी पर मास्टर जी बैठे, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है ये बताना है। तो कुर्सी पर मास्टर जी बैठे, यहाँ पर आ रहा है तो पर किस में आता है, अधिकरण कारक में। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है ये बताना है। तो इसमें देखिए ए शब्द जो आ रहा है और ये चिन्ह जो आ रहा है ये किसका जो है संबंध क्या कहते हैं कि डिनोट करता है, तो ये जो बता रहा है ये संबोधन कारक का है। ए, अरे, हो, ये सब क्या आता है संबोधन कारक का। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे लास्ट में अगर देखें संबोधन का क्या होता है, ए, हे, हो, अरे, ये सब क्या हो जाएगा, ये संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान कारक, करण कारक, कर्म कारक या फिर संबोधन कारक। सीमा जो कुत्ते से डरती है, से शब्द आ गया तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे भाव प्रकट हो वहाँ पर भी अपादान कारक होता है, भय और अच्छा के भाव में, तो वहाँ पर भी अपादान होगा, और जहाँ अलगाव की स्थिति हो वहाँ पर भी अपादान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें अगर आंसर की बात करेंगे तो डी सी पार्ट हो जाएगा, अपादान कारक के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है बताइए। कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक से संप्रदान कारक। तो इसमें देखिए इसमें भी से आया है। ठीक है, तो से आया तो इसके ये आप बस अपादान मत लगा दीजिएगा क्योंकि ये अपादान नहीं होगा। ठीक है, बच्चे बस से पाठशाला जाता है, इसमें करण कारक हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे अलगाव की स्थिति होगी वहीं पर जो है क्या हो जाएगा, करण अपादान होता है, या फिर भाव कोई निकले वहाँ पर अपादान होगा। अन्य अगर से आता है इस तरीके से तो वहाँ पे करण कारक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राजा भिक्षुक को दान देता है, इसमें बताना कौन सा कारक हो जाएगा। तो भिक्षुक को दान देता, को आ गया तो किस कारक का उदाहरण है, तो ये संप्रदान कारक का उदाहरण है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा सेवक को कंबल देता है, यहाँ पर रेखांकित शब्द का बताना है क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर भी ए पार्ट हो जाएगा, संप्रदान कारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, वो अगले साल आएगा। अब बताइए इसमें कौन सा कारक है, अपादान कारक है या फिर संबंध कारक है या फिर अधिकरण कारक है या फिर कर्म कारक होगा, क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर की बात करेंगे तो इसमें अधिकरण कारक है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक, सी पार्ट। क्रिया आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में पे, पर आता है। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है आधार, जैसे सिंह वन में रहता है, पुस्तक मेज पर है, घर सौम्य घर में है, तो यहाँ पे सबका क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें से शब्द क्या हो जाएगा राइट आंसर, अपादान होगा, करण है, कर्म है या फिर अधिकरण है। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर की बात करेंगे तो इसमें अपादान कारक होगा, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं यानी कि अलग हो रही है स्थिति, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये खत्म हो गया। अब देखते हैं वर्तनी त्रुटि जो कि ये चैप्टर नंबर 11 है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, शब्दों पर विचार करना है, अतिशयोक्ति, दुर्गति, मरीचि, नीरद, इसमें से बताना है कि कौन से शब्द जो है शुद्ध हैं, 2, 3 या 1, 2 या फिर चारों सही हैं। क्या होगा राइट आंसर बताइए। अतिशयोक्ति लिखा हुआ है, दुर्गति लिखा हुआ है, मरीचि भी लिखा, नीरद, इसमें से कौन कौन सा सही रूप से लिखा हुआ है ये बताना है आपको ऑप्शन में। राइट आंसर की बात करें तो सी पार्ट 1, 3 और 4 में जो है सही रूप से लिखा हुआ था, 1, 3 और 4, यानी कि अतिशयोक्त सही लिखा हो, मरीचि लिखा हो, निरद, ये 3 सही रूप से लिखा हो, दुर्गत जो है गलत रूप से लिखा। इसका सही रूप क्या हो जाएगा, दुर्गत को इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये जो है अशुद्ध रूप है, राइट आंसर सही रूप से जो है दुर्गत लिखा जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तनी रूप से शुद्ध शब्द का इसमें से चयन करना है, अभ्यस्त, अहिल्या, तत्व या फिर महत्व, इसमें से बताना है कि कौन वर्तनी की दृष्टि से सही रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, बताइए क्या होगा आंसर इसका। राइट आंसर की बात करेंगे तो इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में चारों ही शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं। इनके शुद्ध रूप क्रमशः इस प्रकार होते हैं, कैसे, अभ्यस्त जो लिखा हुआ अभ्यस्त का शुद्ध इस तरीके से अभ्यस्त होगा, अहिल्या का अहल्या होगा, तत्व का इस तरीके से तत्व लिखते हैं शुद्ध रूप, और महत्व का इस तरीके से महत्व लिखते हैं। ठीक है, महत्व में देखिए तो मा, हा और आधा ता और इसके बाद ये लगाते हैं, फिर ये इस तरीके से ये सही रूप माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला इसमें से शब्द चुनना है, कौन सा सही रूप से लिखा हो, शूर्पणखा, कौन सही रूप से लिखा ये बताना। शूर्पणखा कौन थी, रावण की बहन का नाम था। ठीक है, जिसकी नाक किसने काटा था, भगवान राम के द्वारा, लक्ष्मण के द्वारा। तो बताना है शूर्पणखा कौन सही रूप से लिखा वर्तनी दृष्टि से। तो अगर हम आंसर की बात करें तो जो डी पार्ट में शूर्पणखा लिखा ये सही रूप से लिखा जाता है इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है इसमें से बताना है। पृष्ठ, पर्याप्त, प्रदर्शनी या फिर ब्रजभाषा, इसमें से कौन सा है जो सही रूप से लिखा हुआ है। ABCD क्या होगा राइट आंसर इसका बताइए, कौन सही रूप से लिखा हो शुद्ध रूप से। शुद्ध रूप की बात करेंगे तो इसमें डी पार्ट जो लिखा हुआ सही रूप से लिखा हो ब्रजभाषा, बाकी सारे गलत हैं। गलत हैं तो उसको सही देखते हैं। पृष्ठ जो लिखा जाता है वो इस तरीके से पृष्ठ लिखते हैं, ठीक है। पर्याप्त को इस तरीके से लिखा जाता है, प्रदर्शनी को इस तरीके से लिखते हैं, देख के जाइएगा इस तरीके से इसको लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ ये बताना। आनुषंगिक जो है कौन सही रूप से लिखा हुआ ये बताना। ABCD में किस में जो है शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। तो शुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो बी पार्ट में आनुषंगिक जो लिखा हुआ है ये सही रूप से लिखा हुआ, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना, इनमें से क्या हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी ऋषि और ऋषि जो दिया गया है ये इसमें से किस ऑप्शन में जो है सही रूप से लिखा हुआ ये बताना है, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट में जो लिखा हुआ है ये सही रूप से लिखा हुआ, बाकी सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द का चयन करना है। मूल्यवान है, क्लिष्ट है, ब्रह्म है, पृथक है, इसमें से बताना है कि कौन सही रूप से लिखा हुआ है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगर हम देखें तो दिए गए पृष्ठों में विकल्पों में मूल्यवान और पृथक दोनों शब्द शुद्ध हैं, यानी कि ये और ये ए और डी दोनों शब्द सही हैं। वर्तनी की दृष्टि से क्लिष्ट का शुद्ध रूप क्लिष्ट होता है और ब्रह्म का शुद्ध रूप इस तरीके से ब्रह्म लिखते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन सही थे, मूल्यवान और पृथक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ज्योत्सना, पुण्य, उन्नति या फिर क्षमा, क्या होगा राइट आंसर इसका। तो राइट आंसर की बात करेंगे इसमें क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसमें अगर देखें तो बोर्ड के अनुसार ज्योत्सना शब्द क्या है शुद्ध माना गया है, ठीक है इसमें, यानी कि ऑप्शन अगर देखा जाए तो इसमें आयोग ने इसको सही रूप से माना है। जबकि इसका शुद्ध वर्तनी होता है इस तरीके से ज्योत्सना, यानी कि जो सा पूरा लिखा ये भी आधा सा लिखा जाता है। अब और वर्तनी की बात करेंगे तो पुण्य को इस तरीके से शुद्ध करते हैं, उन्नति को इस तरीके से, क्षमा को इस तरीके से सही रूप से लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है ये बताना है, ठीक है। पुष्प, पूज्य, परिस्थिति, प्रशंसा, इसमें से कौन सा एक है जो गलत है। गलत आंसर की बात करेंगे तो इसमें बी पार्ट जो दिया गया पूज्य ये गलत है, बाकी सारे सही है। पूज्य का जो है पूज्य पाप बढ़ाऊ मात्रा होगा तो सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। अध्ययन किस ऑप्शन में अध्ययन जो सही रूप से लिखा हो यह बताना है। राइट आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट में सही रूप से लिखा हुआ है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। उत्तरदायी, उत्तरदायी कौन सही रूप से लिखा हुआ है, ठीक है, बताइए आंसर इसका। राइट आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट में उत्तरदायी सही रूप से लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से अगर लिखा जाता तो ये सही रूप से हुआ है लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। आंसर में 46 बताना है कौन सा सही रूप से लिखा हुआ है। 46 अगर हम बात करते हैं तो इसमें ए पार्ट में जो दिया गया है 46 ये जो है सही रूप से लिखा हुआ, बाकी सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध रूप बताना है। इसमें से उज्ज्वलन, उज्ज्वलन को सही रूप से कैसे लिखते हैं। राइट आंसर की बात करें तो ए पार्ट में जो दिया गया है ये सही रूप से लिखा हुआ है, ए पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सा शुद्ध रूप है बताना है। पूज्य, परीक्षण, प्राण, परीक्षा, क्या सही रूप से लिखा हुआ है। तो राइट आंसर की बात करें तो डी पार्ट जो परीक्षा है सही रूप से लिखा हुआ, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। पूज्य की बात करेंगे तो पूज्य इस तरीके से सही लिखा जाता है, परीक्षण इस तरीके से, प्राण इस तरीके से होता है सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्ध शब्द बताना, इसमें से कौन सा गलत लिखा है। प्रादेशिक, माधुर्य, प्राप्त, व्याप्त और प्रमाणिक, इसमें से कौन सा गलत लिखा हो ये बताना है। ए, बी अथवा सी या फिर डी। तो डी ऑप्शन में जो दिया गया ये गलत रूप से लिखा हुआ है, ठीक है। प्रामाणिक होता है ना कि प्रमाणिक होता है, ठीक है, और बाकी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्ध शब्द बताना है। अनसुईया, ऐनक, संकट, संशय, इसमें से गलत कौन सा लिखा हुआ है। गलत आंसर की बात करेंगे तो इसमें सी पार्ट जो दिया गया है वो गलत है, ठीक है। संकट को हम इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखते हैं, सा के ऊपर बिंदी रख के लिखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। सुहृद, शुश्रूषा, स्पर्धा और ससीम, इसमें से कौन सा सही रूप से लिखा हो ये बताना। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। राइट आंसर की बात करें तो बी पार्ट जो दिया गया है शुश्रूषा ये सही रूप से लिखा हो, बाकी सारे गलत हैं। सुहृद को सुहृद इस तरीके लिखते हैं, स्पर्धा को हम इस तरीके से स्पर्धा लिखते हैं, ससीम को हिंदी में ससीम इस तरीके से लिखते हैं शुद्ध रूप से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द कौन सा है। चिन्ह है, कृपया है, दवाइयाँ है, निर्भर है, क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर इसमें 18 की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, डी पार्ट हो जाएगा। निर्भर जो है ये शुद्ध रूप से इस तरीके से है, ठीक है। बाकी सारे जो अगर शुद्ध करें तो चिन्ह का चिन्ह इस तरीके से, कृपया का कृपया इस तरीके से, दवाइयाँ का दवाइयाँ इस तरीके से सही रूप से लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शुद्ध बताना। इसमें से परीक्षा, मुमुर्सु, मुमुर्सु फिर परीक्षा, क्या होगा इसमें सही रूप से लिखा हुआ है किस ऑप्शन में। तो राइट आंसर की बात तो बी पार्ट में जो लिखा हुआ है ये सही रूप से लिखा मुमुर्सु, बाकी सारे गलत दिए गए हैं, ठीक है। मुमुर्सु जो है ये शुद्ध रूप से लिखा हुआ है।
बाकी परीक्षा का परीक्षा हो जाएगा इस तरीके से सही रूप से। अगला क्वेश्चन, शुद्ध रूप बताना, इसमें से कौन सा सही रूप से लिखा हुआ है। सही रूप की बात करेंगे तो सी पार्ट में सही रूप से लिखा हुआ, अध्ययन जो है सही रूप से, बाकी सारे गलत हैं। अधिकार का इस तरीके से अधिकार लिखते हैं, अनुसरण का इस तरीके से, अध्ययन का इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। और आगामी का इस तरीके से आगामी लिखा जाता है, शुद्ध रूप बड़ा आ होता है ना कि छोटा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द इसमें से बताना है। आनुषंगिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, दायित्व, कौन सा गलत है। गलत की बात करेंगे तो इसमें सी पार्ट जो है वो गलत है, ठीक है। ऐतिहासिक ना होकर ये ऐतिहासिक होता है, राइट आंसर, राइट शब्द इस तरीके से ऐतिहासिक लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, शुद्ध शब्द बताना, इसमें से आशीर्वाद, आजीविका, अध्ययन या फिर ऊनी, कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। शुद्ध रूप की बात करेंगे तो बी पार्ट आजीविका जो है शुद्ध रूप है, ठीक है। आशीर्वाद जो है ये इस तरीके से शुद्ध रूप लिखा जाता है, अध्ययन को इस तरीके से, ऊनी को इस तरीके से, आजीविका को इस तरीके से। जा पे बड़ी की मात्रा ना कि जा पे छोटी मात्रा लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। स्वातंत्र जो है कौन सही रूप से लिखा हो ये बताना है, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर इसका। राइट आंसर की बात करें तो इसमें बी पार्ट जो दिया गया है स्वातंत्र, ये सही रूप से लिखा हो, बाकी सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कवयित्री, कवयित्री कौन सा सही रूप से लिखा हुआ है। राइट आंसर की बात करेंगे तो इसमें डी पार्ट में जो दिया गया है वो कवयित्री सही है, ठीक है। इस तरीके से कवयित्री सही रूप से लिखा होता है, यह कवि का स्त्रीलिंग होता है। अगला क्वेश्चन, मानव मात्र को गीता महात्म से परिचित होना अनिवार्य है। इसमें रेखांकित शब्द जो महात्म है इसको सही रूप से कैसे लिख सकते हैं ये बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर की बात करें तो बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, महात्म, ठीक है। बी पार्ट में जो दिया गया वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आती है। इसमें उच्छृंखलता जो है किस रूप से सही रूप से लिखते हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो इसमें जो सी पार्ट में लिखा है उच्छृंखलता, तो ये सही रूप से लिखा हुआ है, यानी कि सी पार्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी चुनना है। आशीर्वाद जो है किस रूप से सही रूप से लिखा हुआ है किसमें, तो ए पार्ट में जो आशीर्वाद लिखा हुआ है सही रूप से लिखा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द बताना है। अभ्यस्त, अभ्यस्त कौन सही रूप से लिखा हुआ है। आंसर राइट की बात करेंगे तो सी पार्ट में राइट आंसर लिखा, अभ्यस्त जो है इस तरीके से सही लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी शब्द का चयन करना है। श्रृंगार, अवनति, मुश्किल, मातृभूमि, इसमें राइट आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट में जो राइट आंसर दिया गया है वो श्रृंगार इस तरीके से लिखा जाता है। बाकी अन्य की बात करें तो अवनति इस तरीके से, मुश्किल इस तरीके से, मातृभूमि इस तरीके से लिखते हैं शुद्ध रूप से। उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। कवित्री शब्द जो गलत लिखा है इसका सही रूप से क्या हो जाएगा। राइट आंसर की बात करेंगे तो उसमें डी पार्ट, ठीक है, डी पार्ट में राइट आंसर दिया गया। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुत लिपि उसने उसी भाषा में ले ली। श्रुत लिपि, ये जो गलत लिखा हुआ है इसको सही रूप से कैसे लिखेंगे। तो आंसर की बात करें तो बी पार्ट में जो दिया गया है ये सही रूप से लिखा हुआ है, ठीक है। श्रुत लिपि इस तरीके से लिखा जाता है। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित है। अब दुष्चरित जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। दुष्चरित, दुष्चरित को कैसे सही किया जा सकता है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। दुष्चरित को हम इस तरीके से लिखते हैं, दुष्चरित इस तरीके से, ठीक है। शुद्ध शब्द बताना है इसमें से। गंगा जल, बेबुनियाद, बड़ा सा या फिर चौपाया। तो राइट आंसर की बात करें तो जो बड़ा सा दिया गया यह सही रूप से लिखा हुआ है। योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन कैसे, तुम सा राम जैसा, यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग करना है, ठीक है। हिंदी के वर्तनी महत्वपूर्ण के नियम है सा और जैसा आदि स्वारूप वाचकों के पूर्व योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे बड़ा सा, तुम सा, राम जैसा। तो आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी से बताना शमशान कौन सही रूप से लिखा हुआ है ये बताना है, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर। तो सी पार्ट में जो शमशान लिखा हुआ है सही रूप से लिखा हुआ, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन शुद्ध सही रूप से लिखा हुआ शुद्ध वर्तनी। सर्वोत्तम, सांसारिक, सच्चिदानंद या फिर कीर्ति। क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर की बात करें तो उसमें सी पार्ट दिया गया है सच्चिदानंद, ये सही रूप से लिखा, बाकी सारे गलत हैं। तो सर्वोत्तम का ये इस तरीके से सर्वोत्तम लिखते हैं सही रूप से। सांसारिक का सांसारिक होता है, कीर्ति का कीर्ति होता है, ठीक है, शुद्ध रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन रात अध्ययन करके, यहाँ पे अध्ययन जो लिखा है गलत लिखा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट में जो दिया गया राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे जो विश्लेषण रेखांकित चिन्ह दिया गया इसका बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। विश्लेषण, अब देखिए विश्लेषण का ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ये बताना है, ठीक है। विश्लेषण क्या होगा राइट आंसर, किस में सही रूप में लिखा हुआ, तो ऑप्शन बी में जो विश्लेषण लिखा हुआ है यह सही रूप से लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध रूप से बताना इसमें से कौन सा, अंतर्धान, अनधिकार, अहिल्या या उपरोक्त। क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर में डी पार्ट हो जाएगा, ये सभी शुद्ध रूप से आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अनधिकार, अहिल्या और
अंतर्धान। उपयुक्त जो है वो शब्द, ये उपयुक्त शब्द जो है ये क्या है, ये सही रूप से लिखा, ठीक है। ये उपयुक्त मतलब कि उपयुक्त ये सभी नहीं, उपयुक्त मतलब उपयुक्त शब्द पूछा, ये उपयुक्त शब्द जो लिखा हुआ है ये सही रूप से लिखा हुआ है। बाकी अन्य शब्दों का शुद्ध रूप देखें तो अनाधिकार लिखा तो अनधिकार इसका होता है, अहिल्या का अहल्या होता है, अंतर्ध्यान का अंतर्धान होता है। इस तरीके से शुद्ध रूप इसको लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी बताना। इसमें से षष्ठ या षष्टम होता है, षष्ठ होता है, क्या होता है राइट आंसर। राइट आंसर की बात करें तो बी पार्ट हो जाएगा। जो षष्टम होता है ये सही रूप से लिखा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही वर्तनी इसमें से बताना क्या होगा। तो पृथ्वी का सही रूप से बताना, इसमें कैसे लिखते हैं पृथ्वी को सही रूप से अगर देखा जाए तो बी पार्ट में जो दिया गया ये सही रूप से लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन, कौतूहल का सही कैसे लिखा जाएगा, क्या होगा राइट आंसर। तो कौतूहल को हम सही रूप से अगर लिखते हैं तो बी पार्ट में जो लिखा हुआ ये सही रूप से लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही वर्तनी इनमें से कौन सा रासायनिक का सही वर्तनी रूप कैसे लिखता है, क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर की बात करें तो बी पार्ट में जो रासायनिक लिखा हुआ है ये सही रूप से हो जाएगा, ठीक है। सही वर्तनी बताना, अष्ट का सही वर्तनी क्या होगा। अष्ट की बात कर रहा है तो अष्ट का सही वर्तनी डी पार्ट में जो दिया गया है ये सही रूप से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिदोष कौन सा सही रूप से लिखा हुआ इसमें से। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट में त्रिदोष जो लिया है सही रूप से लिखा है, ठीक है। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि बताना इसमें से, श्रृंगार श्रृंखला, अनुकृति अनुकृति, इसमें से बताना है कि दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों की वर्तनी शुद्ध है, केवल फर्स्ट की शुद्ध है, केवल सेकंड की शुद्ध है, या फिर दोनों की गलत है, क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर की बात करेंगे तो इसमें डी पार्ट जो दिया गया दोनों की गलत है, ठीक है। श्रृंगार और श्रृंखला इस तरीके लिखते हैं, अनुकृत और अनुकृति इस तरीके लिखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाक्य में वर्तनी शुद्ध बताना है, आसक्ति पारितोषिक शुश्रूषा और इसके बाद सुबुद्धि है। इसमें से बताना है कि कौन सा जो है सही है, या फिर दोनों गलत है, या फिर एक सही है एक गलत है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो आंसर इसका हो जाएगा कि केवल वर्तनी एक सही है, ये आसक्ति और पारितोषिक सही है, शुश्रूषा और सुबुद्धि गलत है। शुश्रूषा को शुद्धि की अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से इसको सही लिखते हैं, तो शुश्रूषा और सुबुद्धि, ठीक है, सॉरी दोबारा लिख देते हैं, सुबुद्धि को इस तरीके से लिखते हैं, सुबुद्धि। यहाँ पे जो ये सा था ये सा की जगह पे ये सा होना, और शुश्रूषा जो है वो सही था, ठीक है। तो आंसर आपका पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। देखिए यहाँ पे आप दिया गया है, आसक्ति पारितोषिक इस तरीके से, और इसका शुद्ध रूप अगर दूसरे की देखें तो शुश्रूषा और सुबुद्धि इस तरीके लिखते हैं। शुद्ध शब्द बताना इसमें से क्या हो जाएगा, घनिष्ठ शब्द किसमें सही लिखा है, तो बी पार्ट में दिया गया घनिष्ठ शब्द, ठीक है। शुद्ध शब्द बताना इसमें से, औद्योगिक जो है सही रूप से कहाँ लिखा हुआ, तो ए पार्ट में जो औद्योगिक लिखा हुआ है ये सही रूप से लिखा हुआ है, ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। इसमें रामायण जो है सही रूप से कहाँ पर लिखा हो, तो बी पार्ट में जो दिया गया है सही रूप से लिखा हुआ, ठीक है। शुद्ध वर्तनी बताना, ऊपर लिखित जो लिखा है इसमें से कौन सा सही रूप से लिखा हुआ है, तो डी पार्ट में जो ऊपर लिखित लिखा हुआ है ये सही रूप से लिखा, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। कौन सा शुद्ध रूप से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है ये बताना है, प्रतिनिधि कौन सा सही है। आंसर की बात करें तो राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा, प्रतिनिधि इस तरीके लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन में बताना है, मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सा, अत्याधिक की सही शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा। अत्याधिक नहीं लिखा जाता, गलत होता है, अत्याधिक का जगह अत्यधिक लिखा जाता है, ये सही हो जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। तो ये था चैप्टर। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर 12 अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द का पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द ब्याल शब्द का अर्थ नहीं है बताना है, ठीक है। ब्याल शब्द, तो सांप शेर राजा दुर्गा, इनमें से बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो ब्याल का अर्थ नहीं है। तो जो दुर्गा है ये ब्याल का अर्थ नहीं होता, बाकी इसमें से शेर सांप राजा मीन्स ब्याल का अर्थ सांप होता है, ब्याल का अर्थ शेर होता है, ब्याल का अर्थ राजा भी होता है, ठीक है। दुर्गा ब्याल का अर्थ नहीं तथा सांप शेर राजा ब्याल के अर्थ होता है। ब्याल के अन्य अर्थ की बात करें तो ब्याल मीन्स चीता होता है, ब्याल मीन्स ठग होता है, ब्याल मीन्स धूर्त, ब्याल मीन्स दुष्ट, ब्याल मीन्स क्रूर, ब्याल मीन्स पापिष्ट भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्प मेंढक सिंह घोड़ा बानर हाथी आदि को समझाने वाला एक शब्द क्या हो जाएगा, कि इसके कितने अर्थ होते हैं। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। हर शब्द के अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं, आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है। अभिमान आयु अधिक अर्थ, इसमें बताना कि कौन सा एक शब्द जो अनेकार्थक है। तो राइट आंसर की बात में तो डी पार्ट हो जाएगा। अर्थ के अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है। अर्थ का मतलब धन, अर्थ का मतलब अर्थ का मतलब अभिप्राय, अर्थ का मतलब इंद्रिय विषयक, अर्क का मतलब सूर्य, अर्क का मतलब इंद्र, अर्क का मतलब स्फटिक, अर्थ का मतलब मदार का पौधा, और अर्क का मतलब काढ़ा भी होता है।
अंबर का मतलब वस्त्र, अंबर का मतलब आकाश, अंबर का मतलब मेघ, अंबर का मतलब अभ्रक भी होता है, ठीक है। अनंता का मतलब पृथ्वी, अनंता का मतलब पार्वती, अनंता का मतलब ध्रुव और अनंता का मतलब पीपर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? गूंगा, चुप, शांत, विवश। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर की बात करें उसमें डी पार्ट हो जाएगा। विवश जो शब्द होता है वो मूक का अनेकार्थक नहीं होता, ठीक है। विवश का आशय बाध्य से होता है, जबकि मूक का अनेकार्थक शब्द गूंगा होता है, चुप होता है, शांत होता है। अच्छा, मूक का अनेकार्थक शब्द इसमें विवश नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? औषधि है, सार है, तत्व है, जीवन है। किसके जो है ये अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं? तो आंसर की बात करें तो जीवन के सारे अनेकार्थक शब्द हैं। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। जीवन एक अनेकार्थी शब्द है। इसका अर्थ होता है जल, इसका अर्थ होता है प्राण, इसका अर्थ होता है पुत्र, इसका अर्थ होता है जिंदगी, इसका अर्थ होता है जीविका निर्वाह, ठीक है। इसी तरह सार के भी अर्थ होते हैं। सार का मतलब तत्व, सार का मतलब निष्कर्ष, सार का मतलब रस, सार का मतलब रसा, सार का मतलब लाभ, सार का मतलब धैर्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन करना है। नासिका, कान, अंग, नेत्र। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर की बात करें तो उसमें सी पार्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंग जो शब्द होता है वो अनेकार्थक शब्द होता है, और इसके अंग अनेक अर्थी शब्द की बात करेंगे तो भेद, अंग का मतलब पक्ष, अंग का मतलब टुकड़ा, अंग का मतलब अंश, अंग का मतलब शरीर, अंग का मतलब आयो, अंग मतलब देश का एक नाम भी होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताना है। अज, अजन्मा, इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? ईश्वर भी होता है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसका कभी जन्म और मृत्यु ना हो, अर्थात ईश्वर का ना तो जन्म होता है ना ही मृत्यु होता है, तो उसे भी अज कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका भी दूसरा अर्थ बताना। प्रमत्त, स्वेच्छाचारी, इसका क्या हो जाएगा दूसरा आंसर? तो इसका हो जाएगा उन्मत्त, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? इसका दूसरा अर्थ उन्मत्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी दूसरा अर्थ बताना है। कनक, धतूरा, और एक कनक में सोना होता है, ठीक है। कनक, कनक तो सौगुनी, तो वहाँ पे कनक का अर्थ जो होता है एक सोना होता है, एक धतूरा होता है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द इसमें से क्या नहीं है? संख्या, गोद, पृथ्वी, नाटक का एक भाग। तो राइट आंसर की बात है सी पार्ट, अंक का एक अनेकार्थी शब्द पृथ्वी नहीं होता, बाकी संख्या, गोद, नाटक का एक भाग सारे होते हैं। पृथ्वी के अनेकार्थी शब्द की बात में धात्री होता है, माता होता है, उपमाता, आंवला इत्यादि होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच का शब्द का जो है अनेकार्थी शब्द नहीं इसमें से, तो पंचानन जो है ये पंच का जो है अनेकार्थी शब्द है। बाकी पंच मीन्स पाँच, पंच मीन्स ग्राम सरपंच, और पंच मीन्स निर्णय करने वाला भी होता है, ठीक है। और इसमें ग्राम पंचायत, पंच, ग्राम सरपंच, निर्णय करने वाले सब पंच के अर्थ होता है, नकार्थक अर्थ होते हैं। पंचानन के अनेकार्थी की बात करें तो पंचानन में शिव, पंचानन में सिंह, पंचानन में प्रकांड, पंचानन में विद्वान भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थिक है? अनेकार्थक शब्द की बात करेंगे तो अंबर शब्द जो होता है वो अनेकार्थक शब्द होता है इसमें से, ठीक है। बाकी सारे के अनेकार्थी नहीं होते हैं। अंबर की बात करेंगे तो उसके अनेकार्थी शब्द वस्त्र, आकाश, बादल आदि होता है। तो ये था आज का ओवरऑल क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने देखा और डिस्कशन किया, और ये पूरी बुक आज हम इसको समाप्त करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आया आपको, अगर इससे लाभ मिला हो तो लाइक